बुलेटिन का आगाज करते हैं। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दौरान समात शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि जब रेफरेंस फाइल हो चुका है तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। हुकूमत के मुशीर ऐलान कर रहे हैं शहबाज शरीफ को निशाने इबरत बनाएंगे। चेयरमैन नैब ने कॉल अप नोटिस से पहले ही वारंट जारी किए। ये अमल नैब की बदनीयती जाहिर करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस दिन सुना परवाजें बंद हो रही हैं तो उसी रोज आखिरी परवाज से वापस आया और नैब की कार्रवाई का सामना किया। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेख रशीद ने मुस्लिम लीग में नून और शीन की पेशगोई की है, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि शेख रशीद कब के शीन हो चुके हैं। तो ये गैर रस्मी गुफ्तगू की गई शहबाज शरीफ की जानिब से जब वो अपनी ज़मानत में तौसी के लिए यहाँ पर पहुँचे। इसी असना में सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि शेख रशीद साहब आजकल प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि चंद ही माह में नून में से शीन जन्म लेगी। तो उस पर यह जवाब दिया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि शेख रशीद तो कब के शीन हो चुके हैं। एहसन इकबाल कहते हैं APC में नवाज शरीफ के खिताब से हुकूमत को मिर्चें लग गईं। पंजाब में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला गया, धांधली से इलेक्शन हरवाया गया। पाकिस्तान में वोट गिने नहीं रोन दिए जाते हैं। APC के अंदर हमारे कायद ने जो खिताब किया, हुकूमत को मिर्चें लग गईं। 2018 के इलेक्शन में वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला, उस हुकूमत को RTS मार्का धांधली से हरा के बाहर कर दिया गया। पंजाब के अंदर मैंडेट पे डाका डाला जाता है, वोटों को गिना नहीं जाता बल्कि वोटों को रोंद दिया जाता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान की नहीं, अदालतों की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने बेमिसाल करप्शन की। सिर्फ रमजान शुगर मिल में 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि APC में नवाज शरीफ बानी MQM की सूरत में नजर आए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी बेमिसाल करप्शन है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अदालती और एहतसाबी अदारों की जरूरत है कि आप गिरफ्तार हो। 9.5 अरब रुपया तो सिर्फ रमजान शुगर मिल के अंदर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। APC में जो इन्वेंशन हुई वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 के तौर पे सामने आए। इल्ताफ हुसैन 2 ने अपनी उस तकरीर के अंदर और उस APC के अंदर 5th जनरेशन वार के टूल को इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा है तो उसके पीछे वर्दी है। नून लीग की रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि हुकूमत खुद सियासी फजा गर्म कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि मार्च में सेनेट इलेक्शन से पहले बुलडोजर चलाकर रास्ता साफ कर दिया जाए। अगर ये दानिशमंदी से काम लेते तो इसके बगैर भी ये हो सकता था कि किसी को नहीं मालूम अब इस गेम का इख्तिताम कहाँ जाकर होगा। हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने काम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया है और तीसरा साल शुरू हो गया है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन तक जाना चाहते हैं। सबसे पहले उनका हदफ ये है कि एक ऐसा रोड रोलर चलाओ कि जो आवाज़ें हैं उनको बंद कर दो ताकि स्मूथ सेलिंग हो जाए सेनेट में। हालांकि इसके बगैर भी हो सकता था अगर अकल होती और अगर वो अपना विजडम यूज़ करते, लेकिन वो सिचुएशन को खुद गर्म कर रहे हैं। अब मुझे खुद नहीं पता और आपको भी नहीं पता और इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता कि ये एंड गेम क्या होगी इसकी। लेकिन ये नहीं होना था अगर इमरान साहब और उनके हवारी दानिशमंदी से काम लेते, मगर दानिश का वर्ड उनकी वोकैबुलरी में नहीं है ना। उनकी पार्टी जो उसमें सियासी जो चंद सियासी लोग हैं उनकी तो सही कोई नहीं है उनमें। ये वहाँ ले जाएंगे चीज़ों को और ये उस वक्त नेगोशिएशन करेंगे जब नेगोशिएशन के लिए कोई बाकी बचेगा नहीं। सबको जेलों में डालेंगे, लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक जो झगड़ा होना होगा वो हो चुका होगा। नवाज शरीफ ने तकरीर में मुल्की मसाइल पर रोशनी डाली। आज हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है, मुल्की मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस पर काम कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहते हैं नैब जो कुछ कर रहा है हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है। एंटी टेररिज्म बिल काला कानून है, बदनीयती पर मबनी बिल्स का FATF से कोई ताल्लुक नहीं। जो
कुछ आज नैब कर रहा है वो सिंध हाई कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो इदारा टस से बस नहीं होता। सियासतदानों पर ऑलरेडी नैब के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन आज नैब को इख्तियार दिया गया है कि किसी पाकिस्तानी को भी पकड़कर नैब के कानून के अंदर ले जाए। एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी, वो पास हुई। काला कानून है, एक बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिनका फैटर से कोई ताल्लुक नहीं। मियां साहब ने मुल्क के मसाइल पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम किया जाए। मुल्क है वो आइन और कानून के मुताबिक चले। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। और अभी आपको आगाह करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान को नैब नोटिस भेजने की मजम्मत। बिलावल ने कहा कि इमरान खान नैब के जरिए अपोजिशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखला गई है। APC के बाद सियासी रहनुमाओं को नैब नोटिस भेजे जा रहे हैं। हुकूमत कुछ भी कर ले, अब अवामी मज़ाहमत को नहीं दबा सकती। आपको ये भी बताएं कि आमदन से ज़ायद असासों के केस में मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को नैब ने तलब किया हुआ है। अपोजिशन जमातों का PDM की सरबराही के लिए नामों पर गौर। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हिकमत अमली तय करने के लिए राबते तेज़ कर दिए हैं। महमूद खान अचकज़ई की पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के घर आमद। नैयर बुखारी और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात में PDM की सरबराही के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की गई। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, जलसे और रैलियाँ निकालने पर भी गुफ्तगू हुई है। गैर मुल्की सफ़ीर, डिफेंस अताशी और आलमी इदारों के नुमाइंदों का कंट्रोल लाइन पर जूरा सेक्टर का दौरा। DGISPR ने बताया कि भारत ने पाबंदी के बावजूद LOC पर क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। क्लस्टर के टुकड़े सिफारतकारों को भी दिखाए गए। भारत की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के जारे अज़ाइम का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल दिया। गैर मुल्की सफीर, डिफेंस अताशी और आलमी इदारों के नुमाइंदे LOC जोरा सेक्टर पहुँचे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सिफारती नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। DGISPR ने बताया कि भारत ने 30 और 31 जुलाई को नीलम वैली में क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया। क्लस्टर एम्यूनेशन शहरी आबादी पर फेंका गया। आलमी कवानीन के मुताबिक क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल ममनू है। भारतीय फौज मासूम बच्चों और शहरियों पर क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। भारत की जानिब से इस्तेमाल क्लस्टर बम के टुकड़े सिफारतकारों को दिखाए गए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेजियाँ कर रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ अक़लियतों पर जुल्म से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आलमी इदारे बिलखुसूस UNHR भारतीय मजालिम को बेनकाब कर चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल के बायस पूरा खित्ता खतरात से दो चार है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकाला जाए। DGISPR ने बताया कि साल रवा में भारत ने 2333 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 18 शहरी शहीद हुए। पाक फौज जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाकर पेशावराना फोर्स होने का मुकम्मल सबूत देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के पैनल से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब रात 7:30 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म फाइनेंशियल एहतिसाब, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी के मौजू पर खिताब करेंगे। आला सतह का पैनल एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मौजू पर गुफ्तगू करेगा। मुल्क में गंदम और आटे की मुनासिब कीमत में फराहमी की कोशिशें। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, क्या कहा गया है ख़त में? देखिए, वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध से गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर जो हायल तमाम तर पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करने का मुतालबा किया है। और ये ख़त वफाकी वज़ीर बाय फूड एंड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की जानिब से लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि गंदम का जो नया ज़ख़ीरा पाकिस्तान पहुँचा है उसकी बग़ैर रोक टोक दीगर सूबों में तरसील के इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। सिंध हुकूमत ने गंदम की पंजाब तक तरसील और ट्रांसपोर्टेशन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, ऐसा इस खत में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ये पाबंदियाँ आटे और गंदम की कीमत पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। ज़राए ने बताया है कि ऐसी पाबंदियों के बायस गंदम की तरसील के लिए मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर रिश्वत देना पड़ती है ट्रक मालकान को, और उसका बराह रास्त असर गंदम की कीमत पर पड़ता है।
और साथ ही ये भी फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि गंदम की तरसील रेंजर्स की निगरानी में अब करवाई जाएगी। गैर आइनी पाबंदियों के बायस मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर जो रिश्वत दी जाती है उसका भी खात्मा किया जाएगा और सिंध में गंदम का ट्रक गुजारने के बदले जो पैसे लिए जा रहे हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, उसको खत्म किया जाए, ऐसा इस खत में मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने आगाह किया। और शायकीन खेल और कराची किंग्स के फैन के लिए एक अफसोसनाक खबर यह है कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कराची किंग्स के हेड कोच डीन जोन्स इंतकाल कर गए हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि मुंबई में बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शाहिद हाशमी साहब, वो बड़े इंथुजियास्टिक थे और ख़ासतौर पर अभी नवंबर में मैचेस भी होने जा रहे हैं जो PSL के बकिया रह गए थे, अचानक क्या हुआ? तबीयत नासाज थी उनकी? देखिए, बिल्कुल मुंबई से यही खबरें आ रही हैं कि उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और वो उससे जाबर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया है। IPL के लिए मुंबई में वो टेलीविजन के लिए काम कर रहे थे। कराची किंग्स के कोच बड़े हैप्पी गो लकी, बड़े मजाक करने वाले, बड़े जिंदा दिल इंसान थे डीन जोन्स। और जब से उन्होंने कराची किंग्स की जिम्मेदारियां संभाली थी, कराची को ओन कर रहे थे, कराची किंग्स की टीम को भी और कराची के शहर को भी। वो कराची में घूमे अच्छा खासा और उन्होंने कराची किंग्स की जिस तरह कोचिंग की, कराची किंग्स टॉप 4 में शामिल है इस 2020 के सीजन में। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है कराची के शायकीन के लिए, कराची किंग्स के लिए उमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, इसलिए कि डीन जोन्स एक बहुत ही आला किस्म के बैट्समैन थे। वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1987 में जीता था, पाकिस्तान और भारत में होने वाला, उस वर्ल्ड कप के एक रुकन थे ऑस्ट्रेलिया टीम के। बहुत ग्रेट बैट्समैन थे। 52 टेस्ट मैचेस और 164 वनडे इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। तो काफी अफसोसनाक खबर है कराची किंग्स। और प्रिसाइसली यहाँ पर पाकिस्तान में उनको बेहद पजीराई मिलती थी। ना सिर्फ ये कि कराची किंग्स पाकिस्तान की सबसे मकबूल टीम है PSL की, बल्कि इसके साथ साथ जो उनका कंडक्ट होता था इन द ग्राउंड, और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हम वो फुटेज भी नशर कर रहे थे जिसके अंदर वो बाकायदा सफाई कर रहे थे ग्राउंड में, जो चीज़ वहां पर साथ में कचरा पड़ा हुआ था, तो उनकी मिसालें सेट की जा रही थी कि किस कदर ही लीड्स द एग्जाम्पल। और उसके बाद जो उनका बाकी जो इंथुजियाज्म था पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के हवाले से, कराची किंग्स की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए, उस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। मिसाली कैरेक्टर था, खुश दिल, जिंदा दिल इंसान। कभी किसी को इंटरव्यू के लिए वो मना नहीं करते थे। जब हमने कराची किंग्स का उन्होंने ओहदा संभाला, पहला इंटरव्यू उनसे किया तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से उस इंटरव्यू में अपील की कि वो कराची किंग्स की शर्ट पहन के आए, PSL का मैच देखें, उससे पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली को फरोग मिलेगा। और पाकिस्तान में जब से क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशें हुई हैं उसमें डीन जोन्स पेश थे। अक्सर वो ट्वीट करते थे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कहते थे, उकसाते थे कि आप पाकिस्तान का दौरा करें। और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। बड़े जबरदस्त, बड़े जिंदा दिल इंसान थे डीन जोन्स। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा डीन जोन्स के हवाले से आपको बता दें कि ना सिर्फ ये कि अभी हेड कोच थे, बल्कि 80s एंड 90s में वो बेहतरीन प्लेयर्स के तौर पर जाने जाते थे। 2019 में उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में भी उनको इंडक्ट किया गया था। और उनका बैटिंग का जो स्टाइल था वो बड़ा दिलचस्प था, यानी कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर्स हों, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक रिस्क, यानी कि वो अपने फुटवर्क की वजह से जाने जाते थे, अपने एग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग की वजह से जाने जाते थे। और उसके बाद जब से उन्होंने कोचिंग शुरू की और खासतौर पर कराची किंग्स से वाबस्ता हुए, तो उनका जो कैरेक्टर था वो पूरे पाकिस्तानियों के जहन में रच बस गया था। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नजीब, ऑब्वियसली इट मस्ट बी शॉकिंग फॉर यू एज वेल, बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है इस माहौल में कि जब हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं और डीन जोन्स भी यहां पर होंगे, नवंबर में मैचेस होने जा रहे हैं। जी, बहुत ही शॉकिंग खबर है। आई एम वेरी शॉक्ड बिकॉज मुझे भी कुछ देर पहले ही ये खबर पता चली है। व्हाट अ लाइवली कैरेक्टर, व्हाट अ पर्सनालिटी, इतना ज़्यादा एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, एक चार्म था उनके अंदर। मेरी एक ही बार मुलाकात हुई है, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये कि बहुत अमेजिंग क्रिकेटर, एक अमेजिंग कोच, प्लेयर्स को लेके साथ चलने वाले, बड़ा अच्छा मैन मैनेजमेंट करने वाले। जिस तरह से हम कराची किंग के इवेंट्स वगैरह में हमने उनको देखा कि जो प्लेयर्स थोड़ा मीडिया के सामने शाय हो रहे होते थे तो उनको बड़ा कंफर्टेबल करते थे, एक जैसे मैंने पहले कहा, एक लाइवली सा माहौल अपने आसपास क्रिएट कर देते थे। तो अब ये बड़ा एक नुकसान हुआ है और ऑब्वियसली बाकी क्या डिटेल्स सामने आई हैं, क्योंकि इससे पहले कभी उनकी सेहत से मुतालिक हमने मसाइल के हवाले से नहीं सुना था, क्योंकि he used to be very active. Yeah, he used to be very active, very fit. लेकिन ऑब्वियसली जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, तो ये तो
किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है एज अ क्रिकेटर, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह से वो खेलते थे, एक नया स्टाइल लेकर आए थे क्रिकेट खेलने में, और फिर उसके बाद अपनी कमेंट्री से उन्होंने बहुत एंटरटेन किया। और अब जैसे पीएसएल में हमने उनको देखा था, जिस तरह से वो कोचिंग कर रहे थे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और वही उनका टैलेंट देखते हुए कराची किंग ने प्रिसाइसली, और ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो वाबस्ता रहे, फिर ब्रीफली उनका एक पीरियड था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो इंटरिम हेड कोच के तौर पर भी वो वाबस्ता रहे, लेकिन कराची किंग्स के साथ जब वो वाबस्ता हुए 5th सीजन के लिए तो उसके बाद बड़ी एंटिसिपेशन थी कि ये सफर खासे लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन बड़ी अफसोसनाक ये खबर सामने आ गई ना जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जो ये जोड़ी बनी थी वसीम अकरम और डीन जोन्स की, जो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी थी और अब कराची किंग के साथ भी, तो इस सीजन में आपको फर्क भी नजर आ रहा था, क्योंकि टीम तो हमारी हमेशा अच्छी होती थी, डिलीवर कराने वाला उनसे वो इन दोनों की जोड़ी में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था कराची किंग के साथ, और हम सब उसको बड़ा एंजॉय कर रहे थे। देखिए, गेम तो चलता रहता है, गेम तो एक अलग चीज है, बट ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और लोग जो उनके साथ उनसे रिलेट करते थे वो सब हमें यही बताते थे कि एक बड़े जबरदस्त इंसान भी थे वो। ठीक है, आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। जाहिर है कि पीपल हु लव क्रिकेट, जो उनको जानते थे, जो उनको देखते थे, जो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा आगाह नहीं भी थे, लेकिन उनको ऑन टीवी देख कर, ऑन स्क्रीन देख कर ये समझते थे कि ये बंदा पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कितना अफसोसनाक है ये खबर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या कराची किंग्स के लिए वो तो बहुत कुछ, मतलब, और उससे पहले इस्लामाबाद आई थिंक उसकी टीम के भी वो कोच रहे थे, वहाँ तो बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उससे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी जो एक माहौल वो पैदा किए थे, न सिर्फ पीएसएल में बल्कि बहुत से दूसरे क्या कहते हैं जो फ्रेंचाइजेज हैं दुनिया में, जो T20 क्रिकेट के जो शुरू हुए टूर्नामेंट्स, उसमें भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। बहुत ही अच्छे इंसान थे, आई न्यू हिम पर्सनली। शायद इतनी ज़्यादा मुलाकातें उनसे नहीं हुई थी, लेकिन जब भी मैं मिला था उनसे, यहाँ इंग्लैंड में भी मुलाकातें हुई थी, पाकिस्तान में भी हुई थी। वेरी जोवियल पर्सन है, वेरी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शर्जील खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील ओपनिंग बल्लेबाज हैं कराची किंग्स के और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और ऑब्वियसली उनका कैसा साथ रहा इनके साथ, डीन जोन्स के साथ बहैसियत हेड कोच, वो किस तरह से ट्रीट करते थे। शर्जील, बताइएगा इस बारे में, आपके लिए भी बड़ी शॉकिंग खबर होगी ये। जी बिल्कुल, एकदम शॉकिंग न्यूज़ है। हमें तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये एकदम से ऐसे क्या हो गया, और मेरी उनसे 2-3 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी। मैं उनसे फुल टाइम टच में ही रहता हूँ। जो भी मैंने कुछ पूछना होता है, कुछ डिस्कस करना होता था, तो मैं काफ़ी चीज़ें अपना डीनो के साथ में शेयर करता था, क्योंकि ये मेरे साथ काफ़ी टाइम से अटैच हैं और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं हर लेवल के ऊपर। और जो उनका एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिला था। तो बस ये तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये एकदम शॉकिंग न्यूज़ ही हमारे सामने आई है। बिल्कुल। और शर्जील, ये बताइएगा, बहैसियत प्लेयर जब आपकी वापसी हुई थी, वो सर्कमस्टेंसेस खासे मुश्किल थे आपके लिए, तो उस वक्त हेड कोच के तौर पर कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया था? देखें, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, ना कोई दो राय है। जो उनकी सपोर्ट और जो उनकी अटैचमेंट मेरे साथ थी ना, वो मैं आपसे शेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही, मतलब पिछले 7-8 सालों से मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा टच में था, और वो हर वीक 2 दिन 3 दिन बाद मेरी उनसे हेलो हाय होती रहती थी। वो पूछते रहते थे, भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो। और ख़ासतौर पर जो पीएसएल वाला हमारा मैटर था, जो अभी पीएसएल हमने खेली है लास्ट वाली, इसमें इतनी सपोर्ट उनकी साथ थी, और मतलब है कि वो मुझे इतना मोटिवेट करते थे, इतना इनकरेज करते थे हर चीज़ के लिए, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें थी। बिल्कुल। तो शर्जील, अब जाहिर है कि वो भारत में मौजूद थे, मुल्क से बाहर भी रहते थे, तो जब मैचेस नहीं हो रहे होते थे तब भी आपका उनसे रब्ता होता था, आप कुछ मशवरे उनसे लेते थे? जी बिल्कुल। अभी आपको पता, हम मुल्तान आए हुए हैं नेशनल T20 के लिए, तो अभी मेरी उनसे 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई यही एक टूर्नामेंट है जिससे तुम्हारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुमने नेशनल टीम में कम बैक करना है और तुम अपना फोकस T20 वर्ल्ड कप के लिए रखो। ये उनसे मेरी अभी बात हुई थी 2-3 दिन पहले। ठीक है। अच्छा, आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे साथ लाइन पे? ठीक है, नजीबुल हसनैन से बात कर लेते हैं। नजीब, आप ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो भी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जिस तरह की डीन जोन्स की पर्सनैलिटी थी और जिस तरह से एक कॉम्बिनेशन था, आपने बताया कि वसीम अकरम साहब से के साथ जो उनका, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची किंग्स के, उनके साथ जो उनका ताल्लुक था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज़ कितना बड़ा धचका होगी इस तौर पर?
देखिए आप ये अभी आपने जैसे शर्जील खान से बात की, तो शर्जील खान इज द राइट पर्सन जिसने आपको ये बात बताई, क्योंकि वो एक कमबैक कर रहे थे। तो आपको ना सिर्फ क्रिकेट वाइज, आपको मेंटली, मॉरली सब चीज में अप करने की बहुत जरूरत होती है। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन वाज डीन जोन्स, क्योंकि वो प्लेयर को ना सिर्फ गेम के उसमें बल्कि उसको मेंटली भी बहुत ऊपर लाने की कोशिश करते थे कि तुम्हारा कमबैक हो रहा है, तुम आ रहे हो, तुम्हारा फोकस गेम पे होना चाहिए, एंड दिस इज क्रिकेट, इट्स अ गेम, आप रिलैक्स होकर आओ। वो प्लेयर्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखते थे, तभी उनकी सबसे दोस्ती होती थी। और देखिए आप इस रीजन में, पूरे रीजन में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल पूरे रीजन में उनके सबसे ताल्लुकात इसी वजह से अच्छे थे क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्ताना माहौल बनाया तमाम प्लेयर्स के लिए। अच्छा नजीब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जाहिर है कि आप ये समझते हैं कि इससे पहले जाहिर है कि मिकी आर्थर वाबस्ता थे कराची किंग्स के साथ, तो उनकी कोचिंग में और इनकी कोचिंग में आने के बाद, हेड कोच बनने के बाद क्या डिफरेंस थे जो आपने नोटिस किए खास तौर पर? ऑब्वियसली हम भी देख रहे थे, लेकिन आप फॉलो करते हैं क्रिकेट को ज्यादा। देखिए मिकी आर्थर के लिए ये था कि वो प्लेयर्स को पहले से पाकिस्तान टीम से जानते थे, तो ऑब्वियसली जो भी प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर उस टीम में खेल रहे होते हैं उनको थोड़ी, मेरा ख्याल है कि एक रिजर्वेशन रहती होगी कोच के साथ घुलने मिलने में, उसके साथ फ्रैंक होने में। ये प्रॉब्लम कराची किंग में अब नहीं थी। विद डीन जोन्स, विद डीनो एंड हिज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये मसला प्लेयर्स के साथ नहीं हो रहा था। वो बहुत फ्रीली खेल रहे थे, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। डोंट टेक एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम दिस, मिकी आर्थर भी एक बहुत अच्छे कोच हैं, बट तरीकेकार का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं दोनों का, कि जिस तरह से डीन जोन्स लेके चलते थे खिलाड़ियों को साथ में और उनके साथ एक माहौल बनाया हुआ था, वो हमें इस सीजन में नजर आ रहा था और शायद उसी की कमी थी कराची किंग की परफॉर्मेंस में। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रेश, ऑब्वियसली ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ये कैसे हुआ? तबीयत उनकी ख़राब थी, बीमार थे? वो तो बज़ाहिर तो हमने यही सुना था कि उनकी तबीयत इससे पहले ठीक ही थी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से जो उनके साथ उसी होटल में ठहरे हुए थे जहाँ पे उनकी डेथ हुई है, और एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट हुई है। वो जो उनके साथ जो फेलो कमेंटेटर्स ठहरे हुए थे मुंबई में, मुंबई के ओबराय होटल में, उन्होंने कहा मुझसे कि वो सुबह को उनके साथ नाश्ते पे मिले थे और उसके बाद जिम पे भी थे, वो रनिंग कर रहे थे और फिर फौरन वो अपने 12 बजे के आसपास भारतीय टाइम वो अपने कमरे में गए और फिर उनकी डेथ हो गई। तो इट इज अ बिग शॉकिंग न्यूज। तो चंद्रेश ये बताएं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, उनको बचाने की कोशिश की गई, या जब कमरे में गए तो ही वाज प्रोनाउंस्ड डेड देयर? आई बिलीव दैट ही वाज प्रोनाउंस्ड डेड देयर। मैं और भी मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये इतने जल्दी हुआ है कि लोग अभी अफरा तफरी में मचे हुए हैं, बिकॉज ये सारा जो मामला है एकदम जल्दी में हुआ है और एकदम सडन हुआ है। तो और इसीलिए लोग अभी उसमें और इंफॉर्मेशन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वो मुंबई आए हुए थे आईपीएल पे, स्टार स्पोर्ट्स पे कमेंट्री करने के लिए, और वो मुंबई से काम कर रहे थे और सारे जो कमेंटेटर्स हैं जो मुंबई से काम कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स के लिए, वो सब एक ही होटल में ठहरे हुए थे और इन सब ने उनको एक साथ ब्रेकफास्ट पे देखा है, उसके बाद जिम में देखा है आज सुबह, और फिर सडनली उनकी डेथ हो गई। तो चंद्रेश, आपका उनके साथ कोई इत्तेफाक रहा है? मुलाकात अभी रिसेंटली हुई? कोई या बाकी जो कमेंटेटर्स उनके साथ काम कर रहे थे, कोई स्ट्रेस फैक्टर या कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो उनको बॉदर कर रही हो? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं। वो एकदम जिंदा दिल इंसान थे और वो बहुत पॉजिटिव इंसान थे। वो मजे की बात यह है कि वो T20 क्रिकेट को बहुत दिलो जान से चाहते थे। वो एकदम जैसे कहते हैं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मॉडर्न क्रिकेट से बहुत प्यार था। मुसलसल ऐसे होता है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं मॉडर्न क्रिकेट को उतना रेट नहीं करते, बट डीन जोन्स जो थे वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनको मॉडर्न क्रिकेट और उनको नंबर्स, क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स से बहुत प्यार था और वो कल रात तक भी वो बहुत एक्टिवली ट्वीट कर रहे थे। आज सुबह तक लोगों से एक्टिवली टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी ये अच्छा, वन लास्ट थिंग चंद्रेश, कि उनकी फैमिली भारत में ही थी या वो ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त? वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो आई थिंक दैट वो इस वक्त वो एकदम सदमे में है। मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्द वो जाएंगे, वो उनके जो बॉडी है वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। तो
एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत टेरिबल न्यूज़ है। ठीक है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। चंद्रेश नारायण पाठक, बहुत शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर हैं, कराची किंग्स से वाबस्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर, बहुत ही अफसोसनाक खबर है, ऑब्वियसली वी आर इन शॉक। आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होगी क्योंकि आप साथ काम कर चुके हैं डीन जोन्स के। क्या कमेंट करेंगे आप? बहुत ही ज्यादा। मैंने अभी 1 मिनट पहले कराची किंग्स का जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें मैसेज पड़ा अभी, तो बीच में आप लोगों की कॉल आ गई है। मुझे तो वो समझ नहीं आ रही, और ही वॉज अमेजिंग पर्सन। मैंने तो पहली दफा उनके साथ काम किया था, और अभी हालांकि वक्त बाय वक्त हमारी बात भी होती रहती थी व्हाट्सएप पे ना। अच्छा। तो मुझे तो कसम खुदा की कुछ समझ नहीं आ रही कि देखें लाइफ का कुछ। और कल मैंने उनको देखा टीवी पे, वो बिल्कुल मतलब हेल्थी माशाल्लाह, और बातचीत कर रहे थे। बहुत शॉकिंग है, बहुत। नहीं, ऑब्वियसली इट इज वेरी शॉकिंग। ऑब्वियसली आप काम कर चुके हैं, हम उन्हें टीवी पर देखते रहे हैं, मुलाकात इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए ये चीज शॉकिंग है। आप काम कर चुके हैं, और ऑब्वियसली बताया जा रहा है कि भारत में उनको अचानक, ठीक ठाक थे सुबह तक, अपने कमरे में गए हैं, 12 बजे के आसपास उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वहीं पर उनकी मौत वाक़ई हो गई है। तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आप अपना ये बताइएगा कि आपका जाहिर है कि कोचेस बहुत तरह के होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ प्यार के साथ काम करते हैं, गाइड करते हैं। डीन जोन्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा था। मैंने जैसे बोला ना कि ही वॉज अमेजिंग पर्सन, और दूसरा ये कि जो क्रिकेट की नॉलेज उनको बहुत ज्यादा थी। मैं इवन इमाद से भी बात करता था, बाबर से भी, कि यार कि इनको ना क्रिकेट की नॉलेज बहुत है, जो स्टैट्स की होती है और सिचुएशंस की बहुत नॉलेज थी। मुझे बहुत मजा आया था, और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। और इस दफा उन्होंने मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ था जब मैं मैचेस खेल रहा था PSL के, और उनके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा था। और मैं इवन मेरा उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बन चुका था। जैसे मैंने आपको बोला है ना कि मेरी थोड़े अरसे के बाद ना, हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। इवन अभी उन्होंने जब ये PSL के रिमेनिंग मैचेस अनाउंस हुए थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि गेट रेडी नाउ। यही हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि नवंबर में बाकी मैचेस होने जा रहे हैं, और सब बहुत खुश थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, और कोरोना पेंडेमिक के बाद दोबारा से हमारे ग्राउंड्स आबाद होने जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट मैचेस होंगे, तो वो जाहिर है कि बड़ा शॉकिंग रहा हमारे लिए भी। बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। और मैं वही अभी मैंने व्हाट्सएप वो ग्रुप में मैसेज पढ़ा, फिर वो डीन जोन्स का भी नाम बीच में सेव है, तो मैंने कहा यार देखो, अब ये टाइम आ गया कि अब उनका मैसेज नहीं आएगा, वरना सबसे पहले मैसेज उनका आता था। तो अच्छा, बहुत शॉकिंग है। बल्कि आई फील सॉरी फॉर हिज फैमिली के बेचारे वो ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी डेड बॉडी इंडिया में, तो बड़ा मुश्किल टाइम है उनकी फैमिली के लिए भी। अच्छा, यानी कि आप तो ये बता रहे हैं कि आप जब वो भारत चले गए थे या ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे, तब भी आपका उनसे राब्ता रहता था। तो ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था, आपकी क्या लास्ट आपको याद है कि आपको उनसे क्या गुफ्तगू रही, क्या बात हुई? अभी जब मेरा इंग्लैंड के लिए नाम आया तो उन्होंने मुझे कांग्रेट्स बोला। फिर मैंने जैसे बोला ना कि जब PSL के रिमेनिंग मैचेस अनाउंस हुए, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि चैंप गेट रेडी नाउ, वी हैव टू विन दिस टाइटल। तो मैं वही रिमाइंडर में मेरे माइंड में आ रहा है कि यार देखो लाइफ कितनी छोटी है, कि ऐसे लगता है कि कल की बात है, और आज हम सुन रहे हैं कि ही वाज नो मोर। अच्छा आमिर, एक चीज़ ये बताइएगा, ज़ाहिर है बहैसियत पाकिस्तानी क्रिकेट खासे मुश्किल हालात से दो चार रही है। आपको याद होगा वो श्रीलंकन टीम के अटैक के बाद बड़ी मुश्किल से क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो रही थी, फिर ये कोरोना पेंडेमिक। पाकिस्तानी तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, लेकिन जब एक गैर मुल्की ये ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो कि पाकिस्तान में क्रिकेट होना चाहिए, कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हो, कराची किंग्स की जर्सी पहनकर इवन वजीर आजम साहब से कह रहा हो कि आप आके यहाँ पर मैचेस में शिरकत करें, तो इस वो जो इनका किरदार था उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ज्यादा था, और हमेशा अगर आप उनके ट्वीट फिर अभी देखे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी देखे, तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए। और पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब प्लेयर्स को कन्विंस करने में भी उन्होंने हमेशा जो है वो पहल की है। प्लेयरों से बात करते थे कि पाकिस्तान में चलो, इवन जब ये कोरोना वगैरह भी स्टार्ट भी हुआ था, सब वापस जा रहे थे, बट ही वाज देयर, उनको कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट के लिए भी, और शॉकिंग है हर बंदे के लिए। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आप हमारे साथ मौजूद है। फैसल इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैटिंग कोच हैं कराची किंग्स के, और ऑब्वियसली फैसल आपके लिए भी बहुत ये अंदोहना खबर होगी, क्योंकि जाहिर है कि वो हेड कोच थे, आप बैटिंग कोच थे। क्या कमेंट करेंगे आप इनिशियली? देखिए, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम पे ऐसी न्यूज़ की आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। 2 दिन पहले मेरी उनसे भी बात हुई और काफ़ी सारी कोचिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, तो एकदम सरप्राइजिंगली सुना, बहुत शॉकिंग।
और मेरा डीन जोन्स का साथ कराची किंग्स से भी बहुत पहले का है, जब हमारे साथ वो 2003-2004 में एज अ बैटिंग कंसल्टेंट अपॉइंट हुए थे। फिर 2010 के ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी वो हमारे साथ थे। तो मेरा उनके साथ काफी वक्त जो है एज अ बैट्समैन कोच भी रहा और फिर साथ में एज अ कोच असिस्टेंट कोच भी रहा। तो मेरे ख्याल में वर्ड्स एक बेहतरीन आदमी के लिए मेरे पास अल्फाजों की शायद बिल्कुल इस वक्त मोमेंट भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। इतना कुछ उनके साथ सीखने को मिला, इतने हम्बल, इतनी जबरदस्त उन्होंने हमारी कराची किंग्स की टीम को इस साल जबरदस्त तरीके से खड़ा किया। आप देखिए हर लड़का, हर मेलबर्न, हम सब इतने खुश थे और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि अभी जो मैचेस आने वाले हैं उसको। बट एक बहुत सैड न्यूज़ है, मेरी कंडोलेंसेस टू उनकी वाइफ जो पाकिस्तान के दौरे पे भी आई थी अभी ड्यूरिंग PSL। एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा उन सबके साथ। बस अल्फाजों की कमी है, अब क्या कह सकते हैं बस। अच्छा फैसल, ऑब्वियसली प्लेयर्स का तो राब्ता रहता है, आप कोचिंग स्टाफ में हैं, तो आपकी लास्ट टाइम उनसे कब बात हुई, क्या राब्ता हुआ? जी, मेरी उनसे 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी और मैं नॉर्मली उनसे रेगुलर डिस्कशन करता रहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनसे पूछता रहता हूँ। और ऑब्वियसली बात है कि जब मैं अपॉइंट हुआ तो उसके बाद आपको ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइजेज होती हैं वो काफ़ी लेनी पड़ती हैं। तो मेरी 2-3 दिन पहले ही उनसे बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि कैसे आगे फ्यूचर में इनको फॉलो अप करना है और जब ये हेड कोचेस के रोल और सारे रोल आपको फ्यूचर में, तो मतलब बहुत हेल्पफुल। मैंने कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से बयान करूं अपनी कॉन्वर्सेशन, कैसे बताऊं कि वो कितने हेल्पफुल हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने पे किसी भी टाइम पे हो, उन्होंने हमेशा एक कॉल के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स दिया और हेल्प किया। ठीक है, शुक्रिया। फैसल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। नजीबुल हसनैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब। और नहायत अंदोहनाक खबर है ये कराची किंग्स के फैंस के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए ओवरऑल, और वो शायकीन के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली चाहते थे। और ये फुटेज जो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन में, ये डीन जोन्स की है, जब वो कराची किंग्स की जो जर्सी है उसको पहनकर फखरिया अंदाज में न सिर्फ ये कि खुद ग्राउंड में जाने को तैयार थे, बल्कि जो शायकीन थे उनको भी कह रहे थे कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आएँ और मैचेस देखें। लेकिन अब डीन जोन्स हमारे दरमियान नहीं रहे। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।